हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल आशीष तिवारी। आज की वीडियो का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन, जो कि हमारे बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट रहने वाला है। स्टूडेंट्स, अब एग्ज़ाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं ड्यू सोल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीज़ें आती हैं जो एक स्मार्ट स्टडी करने वाला स्टूडेंट्स पहले से कवर कर लेता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये क्वेश्चन हमने रैंडमली नहीं उठाए हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। अगर तुमने ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ ले तो मान लो एग्जाम में 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी आपको। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी आप सभी के लिए दिया है। वीडियो के बीच में हम क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के एग्जाम सबसे पहले देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकालते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे, जिसकी अनाउंसमेंट हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर की जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे सभी लेक्चर बिल्कुल फ्री हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज चलाई है। लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों स्टूडेंट फ्रेंडली है। कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर भी है। अगर आप सिंगल नोट खरीदते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज़ रहेगा। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज़ पर नोट रहेगा। एंड स्पेशल जिन स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट है जिन स्टूडेंट्स के पास, और वो हमारे यहाँ से ऑल सब्जेक्ट के नोट्स खरीदता है, तो उसको सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स के नोट का पे करना रहेगा, बाकी एक नोट आपको हमारी ओर से फ्री रहेगा। एंड सेम कंडीशन फॉर 7 सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स के पास 7 सब्जेक्ट्स हैं और वो हमारे यहाँ से ऑल सब्जेक्ट्स का कॉम्बो लेना चाहता है, तो उसको ओनली 6 सब्जेक्ट्स का नोट लेना होगा, बाकी एक नोट आपको हमारी ओर से फ्री मिलेगा। बस आपको एक छोटा सा मैसेज करना है गिवन नंबर पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर। अदरवाइज अगर आप नोट नहीं लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। तो चलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारे सब्जेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन है हमारा, शुड वैल्यू एडिशन बी इम्पार्टेड इन स्कूल्स, गिव रीजन। इसी का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब हमने ये बताना है कि वैल्यू एडिशन को स्कूल्स में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके रीजंस प्रोवाइड करने। और ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन में बोला गया है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो हमें बताने हैं। हिंदी में, क्या स्कूलों में मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए, तर्क दें। अथवा इसी का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन हमें क्या दिया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं वो हमें बताने। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमें लिखना है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करे, बल्कि एजुकेशन का मतलब होता है कि वो हमारा जो है हमारी पर्सनैलिटी को भी क्रिएट करे और नेशन बिल्डिंग में भी हमारे लिए मददगार रहे। ठीक है, यानी कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि व्यक्ति यानी कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे क्या बिल्डअप होगी वो भी एजुकेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और हमारा नेशन क्या होगा उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट टूल है एजुकेशन। और वहीं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो ये आया था, इसका कहना था कि जो पर्पस होता है एजुकेशन का, वो सिर्फ ये नहीं होता कि वो बच्चे को एकेडमिक डेवलपमेंट करे, यानी कि सिर्फ बच्चे को जो है जो एकेडमिक होती है, सिर्फ बुक में जो नॉलेज होती है वो उसको बता दे, नहीं, बल्कि एजुकेशन का मेन पर्पस होता है कि वो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करे, उसका सोशल डेवलपमेंट भी करे, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ को भी एनहेंस करे और कल्चरल डेवलपमेंट भी करे। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल एकेडमिक विकास करना नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास करना भी होता है। और इसी के कंटेक्स्ट में ये कहते हैं, इसीलिए जो हमारा सब्जेक्ट है वैल्यू एडिशन, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे में जो है उसका पॉजिटिव बिहेवियर को इंक्रीज़ करती है, बच्चे में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके आती है और बच्चे के अंदर मोरल अवेयरनेस को एनहेंस करती है। इस संदर्भ में मूल्यों की शिक्षा का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वह बच्चों को सकारात्मक व्यवहार, सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक चेतना का विकास करती है।
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वैल्यू एडिशन का स्कूल्स में क्या इंपॉर्टेंस है। स्कूलों में मूल्यों की शिक्षा का महत्व। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि ये मोरल डेवलपमेंट करना है, यानी कि बच्चे के अंदर ये ऐसी क्वालिटीज़ लेके आता है जो उसके अंदर मोरल वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करती है, लाइक ऑनेस्टी, टॉलरेंस, डिसिप्लिन, कॉपरेशन। ये सारी फीलिंग्स उसके अंदर लेके आता है, जिसकी वजह से बच्चे में जो है एक वो उसकी अच्छी पर्सनैलिटी एनहेंस हो जाती है। उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो अच्छे से समझ पाता है। तो सबसे पहला क्या इसका महत्व है, नैतिक विकास। बच्चों में ईमानदारी, सहिष्णुता, अनुशासन और सहकारिता जैसे गुण विकसित होते हैं। इससे वे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है कि ये बच्चे के अंदर सोशल हार्मनी को लेके आता है, यानी कि बच्चे के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ को एनहेंस करता है जिसकी वजह से वो इक्वालिटी को प्रमोट करता है और डाइवर्सिटी रहने के बावजूद भी वो यूनिटी में रहने लायक एडॉप्टिव करता है खुद को। ठीक है, स्कूल्स में इस एजुकेशन का होना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से बच्चा जो है टॉलरेंट बनता है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनता है। वो अपनी ड्यूटीज़ को समझता है कि उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं और दूसरे के प्रति उसको कैसी फीलिंग्स रखनी चाहिए, ये उसके अंदर सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो दूसरा महत्व क्या है, सामाजिक समरसता, यानी कि विविधता में एकता और समानता के मूल्यों का पालन करना सिखाती है। स्कूलों में यह शिक्षा विद्यार्थियों को सहिष्णु और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करती है। थर्ड इसका इंपॉर्टेंस है कि ये बच्चे की पर्सनैलिटी को भी डेवलप करती है। जब हम बच्चे को वैल्यू एडिशन के बारे में पढ़ाते हैं तो इसकी वजह से उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, एम्पैथी की फीलिंग आती है, लीडरशिप स्किल्स एनहेंस होती है। बच्चा जो है आने वाली सारी जो भी उसकी लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फेस करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है और सोसाइटी के लिए उसकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको भी वो समझता है। ठीक है, तो थर्ड इसका महत्व क्या हुआ, व्यक्तिगत विकास करता है, कैसे आत्मसम्मान लेके आता है, सहानुभूति की भावना ये देता है और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। ठीक है, जीवन में संघर्षों का सामना करने और सामाजिक दायित्व निभाने की तैयारी होती है जब बच्चे के अंदर वैल्यू एडिशन की नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। अब हमने बताना है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में आया था उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षा के क्या लक्ष्य होने चाहिए, क्या लक्ष्य होते हैं वो हमें बताने। तो सबसे पहला इन्होंने ऑब्जेक्टिव बताया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करना और इंक्लूसिविटी लाना, यानी कि हर बच्चे को डजंट मैटर वो किस कास्ट का है, कि उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, किस क्लास से वो बिलोंग करता है, इन सबको इग्नोर करने के बाद सब बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। इक्वालिटी, क्वालिटी वाली एजुकेशन सबको प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला इसका लक्ष्य क्या बताया उन्होंने, समान अवसर समावेशिता, सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रोवाइड करती है एजुकेशन। दूसरा इन्होंने ऑब्जेक्टिव ये बताया कि बच्चे के अंदर एक क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करती है, यानी कि बच्चा इंडिपेंडेंटली सोच पाता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है और उसके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको वो खुद सॉल्व कर पाता है। तो दूसरा इसका लक्ष्य होता है सृजनात्मक और आलोचनात्मक सोच बच्चे के अंदर ये डेवलप करता है। बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने और समस्या सुलझाने की क्षमता देती है एजुकेशन। थर्ड ऑब्जेक्टिव इन्होंने ये बताया कि एजुकेशन का थर्ड ऑब्जेक्टिव ये होता है वो बच्चे के अंदर सोशल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके आती है। वो ऐसे सिटीजन्स को प्रिपेयर करती है जो सोशली सेंसिटिव होता है और मोरली रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि वो सोसाइटी के रूप में समझता है कि सोसाइटी के लिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मोरली वो समझता है कि सामने वाले को वो कैसे रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें ये समझता है। एक ऐसे बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है इसमें। तो थर्ड लक्ष्य क्या बताया, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी, समाज के प्रति संवेदनशील होता है, नैतिक रूप से जिम्मेदार नागरिक तैयार करता है। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग एजुकेशन का फोर्थ ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो कल्चरल अवेयरनेस लेके आती है बच्चों के अंदर। बच्चा जो है वो खुद के कल्चर के बारे में जानता है कि उसका खुद का कल्चर क्या है, ठीक है, और दूसरे के कल्चर को वो कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए वो सब बताती है। तो फोर्थ है सांस्कृतिक जागरूकता, अपनी सांस्कृतिक पहचान को समझता है बच्चा और दूसरों की संस्कृति का सम्मान करना सीखता है। लास्ट ऑब्जेक्टिव इन्होंने एजुकेशन का ये बताया कि वो बच्चे को इंडिपेंडेंट और सेल्फ डायरेक्टेड पर्सनैलिटी बनाती है, यानी कि बच्चा सेल्फ रिलायंट हो जाता है और वो गोल ओरिएंटेड होता है। उसको लाइफ में पता है कि उसका एम क्या है, उसने क्या अचीव करना है। तो लास्ट है स्वतंत्र और स्वनिर्देशित व्यक्ति बनाता है, ये बच्चों को आत्मनिर्भर और लक्ष्य केंद्रित बनाती है एजुकेशन। तो इसीलिए निष्कर्ष में हम ये कहेंगे कि स्कूलों में मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि वह बच्चे के नैतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत का विकास करती है। तो इसीलिए इम्पार्टिंग वैल्यू एजुकेशन इन स्कूल इज नेसेसरी एज इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ चिल्ड्रंस मॉरल, सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, और जैसा कि हमने देखा कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने जो हमें ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग भी वैल्यू एडिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि एजुकेशन बच्चे को जो है रिस्पॉन्सिबल बनाती है, सेंसिटिव बनाती है और एक क्रिएटिव सिटीजन बनाती है।
तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 में आई थी, उसके लक्ष्यों के अनुरूप यह शिक्षा बच्चों को जिम्मेदार, संवेदनशील और सृजनात्मक नागरिक बनाने में मदद करती है। और लास्ट हम ये कह सकते हैं कि जब हम इन दोनों को कॉम्बिनेट करेंगे, जो हमारी जनरल नॉलेज होती है उसको और जो वैल्यू कंट्रीब्यूट है, तो लास्ट हम ये कह सकते हैं कि जब हम कॉम्बिनेशन कर देंगे हमारी जो एकेडमिक नॉलेज होती है उसका और वैल्यू एजुकेशन का, इसकी वजह से बच्चा जो है मॉडर्न सोसाइटी के लिए डेवलप हो जाएगा और एक डेमोक्रेटिक नेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। तो अंत हम ये कह सकते हैं ज्ञान और मूल्यों के संयोजन की ही आधुनिक समाज और लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण में योगदान करता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस कृष्णमूर्तिज व्यूज़ ऑन एजुकेशन। कृष्णमूर्ति के हमें व्यूज़ के बारे में बताना है, एजुकेशन के ऊपर उनका क्या कहना है। इसी का अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज रूसोस पर्सपेक्टिव ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन टू चाइल्ड्स नेचर। हिंदी में कृष्णमूर्ति के शिक्षा के विचार बताने हैं और शिक्षा के लक्ष्य और बच्चे की प्रकृति के संदर्भ में रूसो के परिप्रेक्ष्य का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। इंट्रोडक्शन में तो हमने देखा कि हम कह सकते हैं एजुकेशन जो है सिर्फ उसका काम ये नहीं होता कि वो बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड करे, बल्कि उसका काम होता है वो एक इंडिविजुअल का ओवरऑल डेवलपमेंट करे। ठीक है, प्रस्तावना हमारी क्या रहेगी कि शिक्षा केवल ज्ञान देना नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास का माध्यम है। तो इसीलिए अलग अलग थिंकर्स ने अपने अपने पर्सपेक्टिव्स बताए हैं कि एजुकेशन का क्या पर्पस होता है, एजुकेशन कैसे दी जाती है, उसके क्या क्या मेथड होने चाहिए, वो सारे अलग अलग थिंकर्स ने प्रेजेंट किए हैं। तो विभिन्न विचारकारों ने शिक्षा के उद्देश्य और तरीके पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। दोनों ही, चाहे वो कृष्णमूर्ति हो चाहे वो रूसो हो, उन्होंने मेन फोकस किया है बच्चे की फ्रीडम पर, सेल्फ नॉलेज पर और नेचुरल डेवलपमेंट पर एजुकेशन के। यानी कि चाहे वो कृष्णमूर्ति हो या रूसो हो, दोनों ही शिक्षा में स्वतंत्रता, आत्मज्ञान और प्राकृतिक विकास को प्राथमिकता देते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कृष्णमूर्ति का एजुकेशन के ऊपर क्या कहना है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो बच्चे को इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए एनहेंस करती है, क्योंकि इन्होंने कहा कि एजुकेशन का एम ये नहीं होता है कि वो सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड कर दे। एजुकेशन का मेन एम ये होता है कि वो बच्चे के अंदर जो है इंडिपेंडेंट थिंकिंग को एनहेंस करे। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा सिर्फ फैक्ट्स को याद रखे, बल्कि उसके अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करना है। स्वतंत्र सोच करती है शिक्षा। कृष्णमूर्ति का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल तथ्यों को याद करना नहीं होता, बल्कि बच्चे का स्वतंत्र विचारशील बनाना होता है। सेकंड, कृष्णमूर्ति का कहना है कि जो एजुकेशन है वो हमें इनर अवेयरनेस भी करवाती है, यानी भीतरी जागरूकता भी करवाती है। क्योंकि उनका कहना है जो एजुकेशन का मेन गोल होता है वो बच्चे को सेल्फ रियलाइजेशन कराए और इनर कॉन्शियसनेस कराए, यानी कि खुद को समझने, अपने अंदर के बारे में जानने की क्षमता देती है एजुकेशन। और उनका ये भी कहना है कि जो नॉलेज होती है वो किसी एक्सटर्नल चीज़, किसी बाहर की चीज़ या बुकों से नहीं आती, बल्कि खुद के एक्सपीरियंस और खुद की समझ से एजुकेशन आती है। शिक्षा का लक्ष्य बच्चों को आत्म साक्षात्कार और भीतरी चेतना की ओर ले जाना है। ज्ञान केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी अनुभव और समझ के माध्यम से प्राप्त होनी चाहिए। फिर उनका कहना है कि जो एजुकेशन है उस पर हमें रूल्स वगैरह ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हम एजुकेशन पे ज़्यादा रूल्स लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बच्चों की नेचुरल क्यूरियोसिटी होगी, जागरूकता होगी किसी चीज़ को जानने की, और लर्निंग एबिलिटी होगी, वो कम हो जाएगी उस प्रेशर से। जो लर्निंग प्रोसेस होती है बच्चों की, वो किस पे बेस होनी चाहिए, वो एक्सप्लोरेशन पे होनी चाहिए। बच्चा खुद से खोजे चीज़ों को, पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए, ना कि रूल्स वगैरह के प्रेशर से बच्चों को एजुकेशन दिलवाई जाए। तो है नियम और दबाव से मुक्त होनी चाहिए शिक्षा। बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने से उनकी अस्वाभाविक जिज्ञासा और सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। सीखने की प्रक्रिया खुद की खोज और अनुभव पर आधारित होती है। फिर लास्ट, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो एजुकेशन होती है उसका मेन गोल होता है बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करे, यानी कि संपूर्ण व्यक्तिगत का विकास करे। उनका कहना है जो एजुकेशन है उसका मेन एम ये नहीं होता कि वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करे, बल्कि वो बच्चे में इमोशनली भी डेवलप हो, सोशल भी डेवलप करे और मोरल डेवलपमेंट भी करे बच्चे का। शिक्षा का उद्देश्य केवल बुद्धि का विकास करना नहीं होता, बल्कि उसका भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास करना होता है। वो हमने कृष्णमूर्ति के व्यूज़ देखे, अब हम देखेंगे रूसो का क्या कहना है हमारे एजुकेशन के ऊपर। रूसो का मानना है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या हम भी, हमारे अंदर नेचुरली ये फीलिंग होती है हम कि दूसरे का भला करें। तो उनका कहना है कि जो एजुकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो इस गुडनेस को बढ़ावा दे, ना कि इसको ख़त्म करे। तो शिक्षा का, रूसो के अकॉर्डिंग शिक्षा का पहला एम क्या होना चाहिए, प्राकृतिक विकास करना होना चाहिए। रूसो मानते हैं कि बच्चा स्वाभाविक रूप से भलाई की ओर प्रवृत्त होता है, यानी नेचुरली उसमें गुडनेस की फीलिंग होती है। तो शिक्षा का काम इसे बाधित करना नहीं होता, इसकी वजह उसे सहायता प्रदान करना होता है। फिर सेकंड, रूसो कहते हैं कि जो एजुकेशन होती है वो फ्रीडम होनी चाहिए और एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा है वो
कब अच्छे से लर्न करता है? जब वो खुद एक्सपीरियंस करता है चीज़ों को। जब अगर हम एजुकेशन के थ्रू बच्चे पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लगा देंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन में फंसा देंगे, तो वो अच्छे से एजुकेशन गेन नहीं कर पाएगा, उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए इनका कहना है कि जो एजुकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे का पर्सनल इंटरेस्ट बढ़ाए, बच्चा खुद उसमें इंटरेस्ट करे कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, उसकी नेचुरल एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करे, ना कि ख़त्म कर दे उसकी एबिलिटीज़ को। तो रूसो के अकॉर्डिंग दूसरा उनका कहना है स्वतंत्रता और अनुभव आधारित शिक्षा होनी चाहिए। बच्चों को अनुशासन और बाहरी दबाव की बजाय अनुभवों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बालक की व्यक्तिगत रुचि और स्वाभाविक क्षमताओं के विकास को बढ़ावा देना है। अब लास्ट है क्रिटिकल एनालाइज, यानी कि आलोचनात्मक विश्लेषण। इसमें ये कहते हैं कि हाँ, रूसो ने जो हमें आइडिया प्रोवाइड किया है वो अच्छा है, क्योंकि वो जो है अगेंस्ट है जो यूरोप में एक रिजिड स्ट्रक्चर था एजुकेशन का, उसको ये क्रिटिसाइज़ करते हैं। बट जैसा कि जो रूसो है वो कहता है कि हमें नेचुरल डेवलपमेंट करना चाहिए, बच्चे का सिर्फ नेचर पर ध्यान देना चाहिए, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया है लोगों ने कि रूसो का जो कहना है नेचुरल डेवलपमेंट करो, इसकी वजह से बच्चे का जो सोशल और मोरल ट्रेनिंग होती है वो कम पड़ जाएगी। क्योंकि अगर हम सिर्फ नेचुरल डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे तो बच्चे के लिए समाज में कैसे रहना है, उसके लिए सही गलत क्या है, उसकी समझ उसे नहीं आएगी। तो आलोचनात्मक विश्लेषण क्या है? रूसो का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह यूरोपीय औपचारिक शिक्षा की कठोर संरचना करता है, लेकिन केवल प्राकृतिक विकास पर जोर देने से क्या होगा, जो सामाजिक और नैतिक प्रशिक्षण होता है बच्चे का वो कम हो जाएगा। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि कृष्णमूर्ति और रूसो दोनों ने शिक्षा की स्वतंत्रता, आत्मज्ञान और संपूर्ण विकास पर जोर दिया है। बोथ कृष्णमूर्ति एंड रूसो एम्फेसाइज फ्रीडम, सेल्फ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एजुकेशन। और जैसा कि हमने देखा, कृष्णमूर्ति जो है वो मेनली फोकस करते हैं कि जो एजुकेशन का मेन पर्पस होना चाहिए वो इनर अवेयरनेस होना चाहिए, बच्चे को खुद को समझने की नॉलेज प्रोवाइड करे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग की एबिलिटी उसमें इंक्रीज करे। वहीं रूसो का जो है वो मेन फोकस करते हैं बच्चे का नेचुरल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसकी जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंस के थ्रू इंक्रीज होनी चाहिए। तो कृष्णमूर्ति विशेष रूप से भीतरी चेतना और स्वतंत्र सोच पर ध्यान देते हैं, जबकि जो रूसो है वो प्राकृतिक विकास और अनुभव आधारित शिक्षा देते हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि आज के मॉडर्न एजुकेशन में जब इनके आइडियाज़ को हम लागू करेंगे तो उसकी वजह से बच्चा क्रिएटिव होगा, मॉरल वैल्यूज़ उसमें इंक्रीज होंगी और इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बच्चे की डेवलप होगी। तो आधुनिक शिक्षा में इन विचारों का अपनाकर रचनात्मक, नैतिक और स्वतंत्र व्यक्ति का निर्माण संभव है अगर हम आज के टाइम पे इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसीलिए एट लास्ट हम ये कह सकते हैं एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करे, बल्कि उसका मतलब ये होता है वो बच्चे को जीना सिखाए, कैसे जिया जाता है, खुद की पर्सनैलिटी को कैसे बिल्ड करना होता है, ये बच्चे को सिखाए। तो इसलिए शिक्षा केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला बच्चों को बताए, व्यक्तिगत निर्माण का भी साधन बने। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिस्कस इन डिटेल द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू ड्यूए एंड फ्रेरे। यानी कि हमें बताना है कि जो हमें ड्यूए एंड फ्रेरे ने एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं वो कैसे इन दोनों के अलग हैं और कैसे सिमिलर हैं वो हमने बताने। तो ड्यूए और फ्रेरे की शिक्षा के उद्देश्य में अंतर और समानता पर विस्तार करना। इसी का ऑल्टरनेटिव हमें क्वेश्चन है कि हाउ आर पोलोस फ्रेरेज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम पोसिंग एजुकेशन रेलिवेंट टुडे। यानी कि हमें पोलो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था प्रॉब्लम पोसिंग एजुकेशन, वो आज हमारे एजुकेशन में कैसे रेलिवेंट है वो हमने बताने। तो पोलो फ्रेरे की समस्या उठाओ शिक्षा, ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि अवधारणा वर्तमान में कैसे प्रासंगिक है वो बताएं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे। इंट्रोडक्शन हमारा ऐसे है कि शिक्षा केवल जानकारी का संचय नहीं है बल्कि व्यक्ति और समाज के विकास का माध्यम है। यानी कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशंस होती है, उनको हम इकट्ठा करके रख लें। नहीं, एजुकेशन का मतलब होता है कि वो इंडिविजुअल का भी ओवरऑल डेवलपमेंट करे, इसके साथ साथ सोसाइटी का भी फुल डेवलपमेंट करे। ठीक है। दूसरा हम बताएंगे कि जो जॉन ड्यूए एंड पोलो फ्रेरे ये प्रोमिनेंट थिंकर्स रहे हैं आज ही मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर, इन्होंने जो आइडियाज़ दिए हैं। तो जॉन ड्यूई और पोलाओ फ्रेरे ने आधुनिक शिक्षा के प्रमुख विचारक रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों ही थिंकर, चाहे वो ड्यूओ हो या पोलो हो, इन्होंने लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो किया है, लेकिन इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो फोकस है, जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अलग अलग हैं। तो दोनों का दृष्टिकोण किस पर आधारित है? शिक्षार्थी केंद्रित है, यानी कि लर्नर पे ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, लेकिन उनके जो उद्देश्य हैं और जो इन्होंने प्राथमिकता बताई है वो अलग है बस। फ्रेरे जो हैं उन्होंने मेन फोकस अपना सोशल जस्टिस पर रखा है। उनका कहना है कि एजुकेशन जो है वो ऑप्रेस्ड लोगों के लिए एक टूल है, एक हथियार का काम करती है, जो ऑप्रेस्ड होते हैं लोग उनके लिए। तो फ्रेरे ने क्या है, विशेष रूप अपना सामाजिक न्याय पर दिया है, उत्पीड़ितों की शिक्षा पर जोर देना इनका काम रहा है।
सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्यू का क्या कहना है एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को लेकर। ड्यू का कहना है कि जो एजुकेशन है वो प्रमोट करती है लर्निंग को, लेकिन लर्निंग कैसे होनी चाहिए, वो थ्योरी बेस्ड नहीं, बुकों के रेक्टिफिकेशन से लर्निंग नहीं इंक्रीज होनी चाहिए, बल्कि लर्निंग का प्रोसेस कैसे प्रमोट होना चाहिए, एक्सपीरियंस के थ्रू प्रमोट होना चाहिए। तो शिक्षा का अनुभव क्या है कि शिक्षा अनुभव के माध्यम से सीखी जाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। इनका कहना है कि जो एजुकेशन है वो बच्चे को प्रिपेयर करती है डेमोक्रेटिक लाइफ के लिए और सोशल पार्टिसिपेशन के लिए। डेमोक्रेटिक लाइफ के लिए यानी कि लोकतांत्रिक जीवन के लिए, यानी कि अपनी बात रखते कैसे हैं, दूसरे की बात कैसे सुनते हैं, क्या सोसाइटी में नीड्स हैं, सोसाइटी में अपना रोल कैसे इंक्रीज़ करते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन हमें देना चाहिए, वह सब ये एजुकेशन हमें सिखा। मेन इनका ये कहना है कि जो एजुकेशन है वो बच्चे में इंडिपेंडेंट थिंकिंग को इंक्रीज करती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करती है, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है। तो बच्चों में स्वतंत्र सोच, निर्णय क्षमता और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करती है शिक्षा। अब हम देखते हैं फ्रेरे के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फ्रेरे के अकॉर्डिंग शिक्षा के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फ्रेरे का कहना है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ वो हमें इन्फॉर्मेशन दे दे और हम रख लें, नहीं। एजुकेशन का मेन पर्पस ये होता है कि वो हमें ऐसी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर ला सके जिससे कि हम हमारी जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है उन्हें भी सॉल्व कर पाएँ। शिक्षा केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं होता, बल्कि वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने और हल करने की प्रक्रिया है। थर्ड फेरे का कहना था कि एजुकेशन का मेन एम ये होना चाहिए कि जो मार्जिनलाइज्ड और ऑप्रेस्ड लोग होते हैं उन तक एजुकेशन जाए, ताकि एजुकेशन की वजह से उनमें क्रिटिकल थिंकिंग एनहेंस हो जाए और वो अपनी सिचुएशन को समझकर उसको सॉल्व कर पाएँ। यह उत्पीड़ित और हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने और आलोचनात्मक चेतना विकसित करने का उद्देश्य रखती है। इन्होंने फिर ये कहा कि स्टूडेंट्स को जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए लर्निंग प्रोसेस में, और इनका ये भी कहना है कि स्टूडेंट जो है एक्टिवली लर्निंग प्रोसेस में तब पार्टिसिपेट करता है जब उन्हें प्रॉब्लम दी जाए कि प्रॉब्लम एनालाइज करो, उसका कैसे क्या सॉल्यूशन निकलेगा, तब बच्चे में लर्निंग प्रोसेस इंक्रीज होती है। छात्र शिक्षा की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी होते हैं, समस्याओं का विश्लेषण करना सीखते हैं। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस में हम ये कहेंगे, सिमिलैरिटी तो हमें यही देखने को मिले कि जो थिंकर जो हैं उन्होंने लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट किया है। तो समानता के रूप में हम कह सकते हैं दोनों शिक्षकों ने क्या किया है, शिक्षार्थी केंद्रित और सक्रिय बनाते हैं। अंतर हमारा सबसे पहला ये आएगा कि ड्यूए शिक्षा को सामान्य सामाजिक और लोकतांत्रिक जीवन के संदर्भ में देखते हैं। यानी कि ड्यूए जो है वो कहते हैं एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो जनरल सोशल को भी एनहेंस करे और डेमोक्रेटिक लाइफ को भी इंक्रीज करे। क्योंकि ड्यूए का कहना है जो कि हमारा स्कूल होता है वो एक तरीके से सोसाइटी का ही काम करता है, जहाँ पे बच्चे कॉपरेशन सीखते हैं, डेमोक्रेटिक लाइफ को सीखते हैं और सोशल लाइफ को सीखते हैं। और वहीं फ्रेरे का कहना है एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसका हमें सोसाइटी में सोशल जस्टिस लाने के लिए यूज़ करना चाहिए, जो ऑप्रेस लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेरे शिक्षा को सामाजिक न्याय और उत्पीड़ितों के सशक्तिकरण के लिए उपकरण में रूप करते हैं। थर्ड हम डिफरेंस ये कह सकते हैं कि जो ड्यूए है वो मेन फोकस करते हैं एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन पर, यानी कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो एक्सपीरियंस के माध्यम से बच्चों को सिखाई जाए, जबकि जो फ्रेरे होते हैं वो मेनली फोकस करते हैं सोशल चेंज के ऊपर और रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। इनका कहना है एजुकेशन जो है ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो सोसाइटी में चेंजेस लाए, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी कम हो सके। तो ड्यूए के अनुभव से शिक्षा जो है वो अनुभव आधारित होनी चाहिए सभी के लिए, जबकि फ्रेरे में ये कहना है कि जो शिक्षा है उसका यूज़ हमें सामाजिक बदलाव और असमानता दूर करने के लिए करना चाहिए। अब कंक्लूजन देखते हैं। निष्कर्ष में हम ये कहेंगे दोनों थिंकर, चाहे वो ड्यूओ हो या फ्रेरे हो, इन्होंने मेन फोकस किया है एजुकेशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन पर और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को इंक्रीज करने के लिए। तो डीए और फ्रे दोनों शिक्षा में सक्रिय भागीदारी और स्वतंत्र सोच पर जोर देते हैं। आज के दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रेरे का कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, इसमें इन्होंने ये कहा था कि एजुकेशन एक ऐसा टूल होना चाहिए जो सोसाइटी में चेंजेस लेकर आए जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन कम हो। तो ये आज भी रेलिवेंट है क्योंकि आज भी हमें सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो फ्रेरे की समस्या उठाओ शिक्षा आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि समाज में असमानता और भेदभाव आज भी मौजूद है। एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि जब हम इन दोनों अप्रोचेस को आज की मॉडर्न एजुकेशन पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाएगा कि जो एजुकेशन है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट करेगी, बच्चों का पर्सनल डेवलपमेंट भी करेगी, सोशल डेवलपमेंट भी करेगी और जस्टिस भी करेगी सोसाइटी में। तो आधुनिक शिक्षा में इन दोनों दृष्टिकोण का अपनाकर व्यक्तिगत, सामाजिक और न्यायपूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सकती है अगर आज के टाइम पे हम ये अप्रोचेस इम्प्लीमेंट करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो है व्हाट इज़ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है और हमें रिलेशनशिप बताना है सोशलाइजेशन और एजुकेशन के बीच में।
लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि जो सोसाइटी में हमारे करिकुलम चलते हैं एजुकेशन को लेकर, टीचिंग मेथड्स हैं, उनको ध्यान रखते हुए हमें इनके रिलेशनशिप को बताना है। इसी का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ द स्कूल एज अ फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन। हमें बताना है कि सोशलाइजेशन करने के लिए स्कूल का क्या रोल रहता है, वो बताएं। हिंदी में समाजीकरण क्या है? पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति के संबंध में समाजीकरण और शिक्षा के बीच क्या संबंध है, वो बताएं। इसी का अथवा क्वेश्चन है हमारा, समाजीकरण के कारक के रूप में स्कूल की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बताएंगे सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, समाजीकरण का मतलब क्या होता है। तो सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से जो एक इंसान होता है वो सोशल रूल्स को, वैल्यूज़ को, ट्रेडिशंस को और बिहेवियर को सीखता है, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में रहना और सोसाइटी में उसे बिहेव कैसे करना है वो सीख पाता है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक नियम, मूल्य और परंपराएं और व्यवहार को सीखता है। और वही हम कह सकते हैं एजुकेशन प्राइमरी हमारा ऐसा टूल होता है जो सोशलाइजेशन को प्रोवाइड करता है, क्योंकि सारी एजुकेशन हमें स्कूल्स में ही प्रोवाइड की जाती है। जैसी शिक्षा हमें होगी वैसा हम आचरण करेंगे। तो इसीलिए एजुकेशन प्राइमरी टूल है सोशलाइजेशन का, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे जो हैं सोशल और कल्चरल नॉलेज सीखते हैं। तो शिक्षा समाजीकरण में एक मुख्य उपकरण है, क्योंकि यह बच्चों में सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान करती है। थर्ड हम कहेंगे कि जो भी हमारे करिकुलम होते हैं और टीचिंग मेथड्स होते हैं, इसकी वजह से सोशलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि जैसा हमारा करिकुलम होगा, जो भी रूल्स वगैरह हम पे अप्लाई किए जाएंगे, जैसा हमारा टीचिंग मेथड होगा, उसकी वजह से सोशलाइजेशन का बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया को संरचित और प्रभावी बनाती है। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम, टीचिंग मेथड एंड सोशलाइजेशन। पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण पद्धति का समाजीकरण में संबंध। सबसे पहले हम करिकुलम को देखते हैं। करिकुलम जो है वो बच्चे को ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करता है जिस सोशल वैल्यूज़ के बारे में बताता है, कल्चर के बारे में बताता है, सोसाइटी की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमें सोशल साइंस में पढ़ाया जाता है डेमोक्रेसी के बारे में, सिविल राइट्स के बारे में, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं वो सब पढ़ाई जाती हैं। तो ये करिकुलम ही तो है जिसके थ्रू हमें ये सारी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से हम सोसाइटी में अच्छे तरीके से बिहेव कर पाते हैं और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाते हैं। पाठ्यक्रम को हम सबसे पहले देखते हैं। पाठ्यक्रम बच्चों को सामाजिक मूल्यों, सांस्कृतिक और इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि सामाजिक विज्ञान में हमें कैसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, लोकतांत्रिक, नागरिक आधारिक और कर्तव्य पढ़ाए जाते हैं। सेकंड है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड जो है वो बच्चों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से उनकी लर्निंग इंक्रीज होती है, वो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें कॉपरेशन सिखाया जाता है, हमें ऐसे डिस्कशंस दिए जाते हैं जिसकी वजह से डिसिप्लिन इंक्रीज होता है, प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं, रोल प्ले दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, तो दूसरा है हमारा शिक्षण पद्धति। शिक्षण पद्धति बच्चे को सक्रिय सहभागिता और संवाद के माध्यम से सीखने का अवसर देती है। अब जैसे कि हमें समूह चर्चा दी जाती है, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, रोल प्ले के माध्यम से सहयोग और अनुशासन सिखाया जाता है। तो एक सोशल वैल्यू तो ये हुआ। अब हम देखते हैं स्कूल कैसे मेन रोल है सोशलाइजेशन का, स्कूल समाजीकरण का कारक कैसे है। सबसे पहला है स्कूल जो है वो सोशलाइजेशन के लिए फैक्टर इसीलिए है क्योंकि वो बच्चे को सोशल रूल्स और डिसिप्लिन सिखाते हैं। क्योंकि स्कूल्स जो है वो बच्चे को टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, रूल्स कैसे फॉलो करने चाहिए वो सिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चे की क्या क्या है, सोसाइटी को कैसे और अच्छा कर सकता है, डिसिप्लिन के बारे में ये सब सारा स्कूल सिखाता है। तो सामाजिक नियम और अनुशासन स्कूल सिखाता है क्योंकि स्कूल में बच्चे को समय, नियम, जिम्मेदारी और अनुशासन सिखाता है। दूसरा, स्कूल जो है बच्चे को कल्चर और मॉरल वैल्यूज़ भी बच्चे के अंदर इंक्रीज करते हैं। कैसे? स्कूल जो है वो बच्चे को एम्पैथी के बारे में बताता है, कॉपरेशन करना सिखाता है, मॉरल वैल्यूज़ अच्छा बुरा बताता है कि अच्छी चीज़ क्या होती है, बुराई क्या होती है। दूसरा क्या है? सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य बच्चे को सिखाता है, बच्चों में सहानुभूति, सहयोग और नैतिक मूल्यों का विकास करता है स्कूल। थर्ड है स्कूल जो है बच्चे को एक्टिव पार्टिसिपेशन और लीडरशिप के स्किल्स प्रोवाइड करता है। कैसे? स्कूल्स में बच्चे को ग्रुप वर्क दिया जाता है, स्पोर्ट्स सिखाए जाते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ दी जाती है, जिसकी वजह से बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट करता है और फिर वो आगे चल के उसको पता है कि सोसाइटी में अगर कोई काम हो रहा है तो उसको कैसे पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सारी समझ स्कूल ही तो प्रोवाइड करता है। तो थर्ड है सक्रिय सहभागिता और नेतृत्व कौशल बनाता है बच्चे में। समूह कार्य, स्कूल, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में क्या होता है, समाज में सक्रिय नागरिक बनने के लिए तैयार हो जाता है बच्चा। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। कंक्लूजन के रूप में हम क्या कहेंगे कि समाजीकरण और शिक्षा जो है आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि शिक्षा जो है वो बच्चों को सामाजिक नियम, मूल्य और व्यवहार सिखाती है। सोशलाइजेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? सोशलाइजेशन की जो नॉलेज है वो प्रोवाइड कौन करता है? वो एजुकेशन ही तो प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए सोशलाइजेशन और एजुकेशन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि एजुकेशन बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है सोशल रूल्स,
वैल्यूज़ और बिहेवियर सीखने की। और सेकंड है करिकुलम और टीचिंग मेथड्स जो होते हैं स्कूल में, उसकी वजह से सोशलाइजेशन काफ़ी स्ट्रक्चर और इफेक्टिव बनता है। जब करिकुलम और जो टीचिंग मेथड स्कूल्स में चलाए जाते हैं उसकी वजह से सोशलाइजेशन शेप होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति सामाजिकरण को संरचित और प्रभावी बनाती है। थर्ड हम ये कहेंगे स्कूल जितने भी हमारे स्कूल्स होते हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि वो नॉलेज प्रोवाइड कर दे बच्चे को, बल्कि एक ऐसा एजेंट है जो बच्चे में सोशल अवेयरनेस, मोरालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो स्कूल न केवल ज्ञान का माध्यम है बल्कि बच्चों में सामाजिक चेतना, नैतिक और जिम्मेदारी विकसित करने का एक एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एग्जामाइन द ट्रांसफॉर्मेटिव एंड ट्रांसमेसिव रोल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूली शिक्षा की परिवर्तनकारी और संचरणकारी भूमिका का प्रशिक्षण करना। इसी का अल्टरनेटिव क्वेश्चन हमारा आ सकता है, व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन चेंजिंग द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, यानी कि एजुकेशन कैसे एक रोल प्ले करती है अगर हमें सोसाइटी चेंज करनी है तो शिक्षा एक समाज की संस्कृति को बदलने का क्या भूमिका निभाती है वो बताएं। इंट्रोडक्शन और प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन में हम ये कहेंगे एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो हमें नॉलेज प्रोवाइड कर दे या स्किल्स हमारे अंदर डेवलप कर दे, नहीं, बल्कि एजुकेशन एक ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से हमारी पर्सनली और सोसाइटी चेंज होती है, हमारा पर्सनैलिटी भी डेवलप होता है और हमारी सोसाइटी भी चेंज होती है। तो शिक्षा केवल ज्ञान और कौशल का साधन नहीं है बल्कि शिक्षा व्यक्तिगत और समाज के रूपांतरण का माध्यम है, क्योंकि जो स्कूल की एजुकेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हमें हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कल्चर होता है, उसको या तो मेंटेन करना हो या चेंज करना हो, तो उसके लिए सबसे पहला कदम हमारी स्कूल की एजुकेशन पे ही उठाया जाएगा। तो स्कूली शिक्षा समाज की संस्कृति, मूल्यों और सामाजिक ढांचे को बनाए रखने और बदलने को दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये दोनों चीज़ें हम जो हैं दो व्यू से देख सकते हैं, ट्रांसमेसिव और ट्रांसफॉर्मेटिव। ठीक है, तो ये दृष्टिकोण कैसे देखा जा सकता है? संचारीकरण और पतनकारी। अब हम एजुकेशन का ट्रांसमेसिव रोल देखते हैं, यानी कि संचरणकारी भूमिका देखते हैं। एजुकेशन क्या करती है? वो सोसाइटी के जितने भी कल्चर होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, वो न्यू जनरेशन को बता देती है, न्यू जनरेशन को सिखाती है, जिसकी वजह से वो हमारी सोसाइटी को समझ सके और उसे आगे बढ़ा सके। तो शिक्षा समाज की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुँचाती है। अब ये समाज में क्या क्या बच्चे को सिखाती है? लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, कस्टम और मॉरल वैल्यूज़ सोसाइटी की बच्चे को बताई जाती है। तो ये क्या क्या सिखाती है? भाषा, साहित्य, इतिहास, रीति रिवाज और नैतिक मूल्यों का संचरण करती है न्यू जनरेशन में। बच्चे को ये नॉलेज प्रोवाइड करने का मेन एम ये होता है कि वो बच्चे को ऐसे तैयार कर दे जिससे की वजह से उस सोसाइटी की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखे और एकता को बनाए रखे। तो बच्चों को समाज की स्थिरता, एकता बनाए रखने के लिए तैयार करती है। एग्जाम्पल के तौर पे स्कूलों में जो हमें सिखाया जाता है मॉरल एजुकेशन के बारे में, सिविक एजुकेशन के बारे में, जिसकी वजह से हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और डिसिप्लिन इंक्रीज़ होता है कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे रूल्स फॉलो करनी चाहिए, ये सब सिखाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर स्कूलों में नैतिक शिक्षा और नागरिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक जिम्मेदारी और अनुशासन सिखाना होता है। तो ये थी हमारी ट्रांसमेसिव एजुकेशन, जिसमें सारी सोसाइटी के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है न्यू जनरेशन को। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू हमारे ट्रांसमेटिव रोल के अकॉर्डिंग। ट्रांसमेटिव रोल क्या होता है एजुकेशन का? ये कहते हैं कि एजुकेशन का रोल ये भी एक पॉजिटिव रोल ये भी होता है कि सोसाइटी में एक अच्छा चेंज लेकर आए, सोसाइटी में जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग रिफॉर्म भी करे, ये होता है ट्रांसमेटिव रोल। शिक्षा समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए भी दायित्व मानी जाती है और सामाजिक सुधार लाने का माध्यम भी मानी जाती है, क्योंकि ये बच्चे के अंदर न्यू आइडियाज़, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग्स एंड वैल्यूज़ ऑफ सोशल जस्टिस सिखाती है बच्चों को। बच्चों में एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से बच्चे ऐसे तरीके से सोच पाते हैं कि वो सोसाइटी का भी जस्टिस कर पाते हैं। ठीक है, तो यह बच्चे में नए विचार, विज्ञान, तकनीक और सामाजिक न्याय के मूल्यों में बच्चों का विकास करती है। और ये जो ट्रांसमेटिव एजुकेशन होती है ये क्या करती है? नॉर्मली जो हमारी मार्जिनलाइज क्लास होती है, ऑप्रेस्ड ग्रुप होती है, उसको ज़्यादा फोकस करती है कि वहाँ तक इस एजुकेशन का एक्सेस हो। उत्पीड़ित वर्गों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने में मदद करती है ये एजुकेशन। जैसे कि ये एजुकेशन का मेन पर्पस कैसे काम करती है ये एजुकेशन? ये करती है सारी सोसाइटी में ये जेंडर इक्वालिटी के अवेयरनेस सबको बताती है, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है वो बताती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये सारी एजुकेशन हमें ट्रांसमेटिव एजुकेशन सिखाती है। क्या क्या? लैंगिक समानता के बारे में बताती है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाती है ये एजुकेशन। अब हम समन्वय और महत्व देखते हैं कि इसकी कोऑर्डिनेशन और इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ट्रांसमेटिव रोल हो चाहे ट्रांसमेटिव रोल हो एजुकेशन का, ये दोनों ही एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कैसे? कि जो ट्रांसमेसिव एजुकेशन होती है वो सोसाइटी में स्टेबिलिटी बना के रखती है, जो
जो दूसरी है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या करती है, वो सोसाइटी के अंदर इनोवेशन और रिफॉर्म्स लेकर आती है। ठीक है, तो संचरण क्या करती है, वो समाज में स्थिरता बना के रखती है, और जो परिवर्तन होता है वो समाज में नवाचार और सुधार लेकर आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन की वजह से ये दोनों हम अचीव कर सकते हैं। हम सोसाइटी की स्टेबिलिटी को भी बना कर रख सकते हैं, और सोसाइटी में जो है न्यू आइडियाज़ को भी हम लोग एबल कर सकते हैं। तो स्कूल शिक्षा के माध्यम से यह दोनों भूमिकाएं समान रूप से संभव हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर कंक्लूजन। निष्कर्ष देखते हैं, हमारा निष्कर्ष क्या आएगा। निष्कर्ष के रूप में हम ये कहेंगे कि जो स्कूल की शिक्षा होती है वो समाज में ज्ञान, सांस्कृतिक और मूल्यों का संचरण करती है। ठीक है, यानी कि स्कूल एजुकेशन बच्चे के अंदर सोसाइटी की नॉलेज बताती है, कल्चर के बारे में बताती है और वैल्यूज़ के बारे में बताती है। इसके साथ ही जो स्कूल एजुकेशन होती है वो बच्चे के अंदर ऐसे आइडियाज़ को डेवलप करती है जिसकी वजह से वो सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस ला सके, जो सोसाइटी में नीड्स है वैसे रिफॉर्म्स ला सके। साथ ही यह समाज में सकारात्मक बदलाव और सुधार लाने की क्षमता भी रखती है। तो हम ये कह सकते हैं एजुकेशन सिर्फ इसका माध्यम नहीं है कि वो एक बच्चे का, एक लर्नर का डेवलपमेंट करे, साथ ही एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से हम हमारा नेशन बिल्डअप कर पाते हैं, कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, ये शिक्षा केवल शिक्षार्थी के विकास का साधन नहीं है बल्कि समाज निर्माण और सांस्कृतिक परिवर्तन का शक्तिशाली उपकरण। तो जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है इसका मेन गोल ये होना चाहिए कि वो सोसाइटी के ट्रेडिशन को बना के रखें, सोसाइटी की जो स्टेबिलिटी है वो बना के रखे, सोसाइटी में चेंजेस भी लाए टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि वह स्थिरता और बदलाव दोनों का संतुलन बनाए। क्वेश्चन गिव अवे का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन प्लेज द मोस्ट फॉर्मल रोल इन सोशलाइजेशन आफ्टर फैमिली, यानी परिवार के बाद समाजीकरण में सबसे औपचारिक भूमिका किस संस्था की होती है। ऑप्शन ए मीडिया, ऑप्शन बी पीर ग्रुप, ऑप्शन सी स्कूल, ऑप्शन डी धर्म। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ग्रुप वर्क एंड डिस्कशन मेथड हेल्प इन डेवलपिंग, यानी जो समूह कार्य और चर्चा विधियाँ होती हैं वो क्या विकास करती हैं, क्या विकास करने में सहायक होती है। ओबीडियंस ओनली, केवल आज्ञाकारिता, सोशल इंटरेक्शन और कॉपरेशन, सामाजिक अंतक्रिया और सहयोग, फियर डर, या फिर साइलेंस मौन का विकास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एजुकेशन हेल्प्स रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी बाय, यानी कि शिक्षा समाज में असमानताओं को दूर करने में कैसे मदद करती है। ऑप्शन ए प्रमोटिंग ब्लाइंड बिलीफ, यानी कि अंधविश्वास को बढ़ावा देकर। ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सबको समान अवसर प्रदान कर। ऑप्शन सी सपोर्टिंग कास्ट सिस्टम, यानी जाति व्यवस्था का समर्थन करके। या ऑप्शन डी इग्नोरिंग मार्जिनलाइज ग्रुप्स, जो वंचित समूह होते हैं उनकी अपेक्षा करके। तो कैसे एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा इनइक्वालिटी को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज शुड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, डू यू एग्री। हमें बताने की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हमें बताई गई हैं क्या वो हमारी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को बताती हैं। अगर तुम एग्री करते हो तो उसके रीजंस हमने बताने। संवैधानिक मूल्य, भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को किन्नीय होनी चाहिए, इस पे हमें सहमत करते हैं तो तर्क देना है। इसी का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ सेक्युलरिज्म फॉर एजुकेशन, यानी कि धर्मनिरपेक्षतावाद के संवैधानिक मूल्य के शिक्षा के लिए निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। इंट्रोडक्शन है हमारा कि जो इंडिया है वो मल्टीकल्चरल है, मल्टी रिलीजियस है और मल्टी लैंग्वेज सोसाइटी है। इसके अंदर कई सारे कल्चर है, कई सारे रिलीजन है, कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक और बहुभाषीय समाज है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं जिन्हें हम फंडामेंटल वैल्यूज़ बोलते हैं इंडियन सोसाइटी के लिए, जैसे कि इक्वालिटी बताई है, लिबर्टी बताई, जस्टिस बताया और सेक्युलरिज्म के बारे में बताया। तो संविधान ने भारतीय समाज के कुछ मूलभूत मूल्य निर्धारित किए हैं, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता। थर्ड हम ये कहेंगे कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वो बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड कर दे, बल्कि ये होना चाहिए वो बच्चे में सोशल वैल्यूज़ को भी लेके आए, अच्छी बुराई की समझ भी लेके आए, सिविक डेवलपमेंट भी करे, बच्चे को एक एक्टिव सिटीज़न भी बनाए। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं होना चाहिए बल्कि सामाजिक, नैतिक और नागरिक विकास करना होना चाहिए। इसीलिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ होती हैं वो एजुकेशन में इंक्लूड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से जो है एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स फाउंड हुए हैं, उसका बेस बना है। इसीलिए संवैधानिक मूल्यों का समावेश शिक्षा के उद्देश्य में अनिवार्य है और नींव का आधार होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं लाइक इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, जस्टिस एंड लिबर्टी, ये एजुकेशन में क्यों इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। इक्वालिटी जो है हमें
इक्वालिटी जो है वो हमें बताती है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, कि सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए एजुकेशन की, जिसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो कास्ट के ऊपर हो, रिलीजन के ऊपर हो, जेंडर के ऊपर हो, इकोनॉमिक के ऊपर हो, वो नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी की वजह से जो एजुकेशन है वो भी इक्वली प्रमोट होती है फिर, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म की वजह से क्या होता है, एजुकेशन में सिर्फ एक रिलीजन को प्रमोशन नहीं मिलता कि सिर्फ एक रिलीजन को प्रमोट किया जा रहा है, इसकी वजह से जो दूसरे रिलीजन होते हैं उसकी रिस्पेक्ट करना भी बच्चों को सिखाया जाता है, टॉलरेंस बच्चों को डेवलप होता है, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की वजह से शिक्षा में किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाती, बच्चों में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का विकास होता है। थर्ड है हमारा जस्टिस एंड लिबर्टी। इसमें क्या है, एजुकेशन जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ की वजह से बच्चे के अंदर एक ऐसी अवेयरनेस आती है जिसके बारे में वो इक्वल राइट्स के बारे में समझ पाता है, सोशल जस्टिस क्या है उसकी समझ बच्चे में आ जाती है, ठीक है। इसकी वजह से बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंटली सोच पाता है और डिसीजन प्रोसेस में अपना पार्टिसिपेशन दे पाता है। तो हम कह सकते हैं कि न्याय और स्वतंत्रता की वजह से शिक्षा बच्चों को समान अधिकार और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील बनाती है, अवेयरनेस उनके अंदर लेके आती है, उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता बच्चे के अंदर लेके आती है। अब ये जो हमने ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ देखी हैं वो हम हमारी शिक्षा में कैसे निहित कर सकते हैं वो हम देखते हैं, इम्प्लीकेशंस देखते हैं इसके, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम। तो सबसे पहला एजुकेशन जो है सारी इक्वल अपॉर्चुनिटी और इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा समान अवसर और समावेशित सुनिश्चित करती है। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करे और सबको इंक्लूड करे, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर क्लास के लोगों को वो इंक्लूड करे। इसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है इक्वालिटी वो हमारा डेवलप होगा, वो हमारा इंक्रीज़ होगा। अब इसकी वजह से जो सोसाइटी में कल्चर डाइवर्सिटी है और जो डाइवर्सिटी इन यूनिटी है, इसकी वजह से क्या होता है, हम कल्चर डाइवर्सिटी जो हमारे इंडिया में है उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड होती है, हमारी जो यूनिटी है उसको स्ट्रेंथ करती है, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो यह समाज में सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना सिखाती है और सामाजिक में एकता को बढ़ावा देती है। ये बच्चे के अंदर मॉरल कॉन्शियसनेस को डेवलप करती है, यानी कि अच्छे बुरे की समझ बच्चे को बताती है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है एजुकेशन। तो बच्चों में नैतिक चेतना और जिम्मेदारी नागरिक बनने की क्षमता विकसित करती है शिक्षा। और जो हमारा कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म, इसकी वजह से क्या है, जो रिलीजन के ऊपर हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, सोसाइटी में इंटॉलरेंस कम हो जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा में समाज में धर्म, अनुपात और असहिष्णुता को कम करती है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि इसीलिए पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अभी जैसे कि क्वेश्चन हमसे पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के एजुकेशन में हमें इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आप एग्री करते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे येस आई एग्री विद दिस सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें संवैधानिक मूल्य भारत में शिक्षा के उद्देश्य की नींव होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो हमें कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, जैसे कि इक्वालिटी के बारे में बताया है, सेक्युलरिज्म के बारे में बताया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एजुकेशन में हमें इंक्लूड करनी चाहिए। क्योंकि एजुकेशन का पर्पस ये नहीं होता है कि वो बच्चे को सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड कर दे, बल्कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे लाइक इक्वालिटी, जस्टिस, सेक्युलरिज्म और लिबर्टी, ये सारी बच्चे के अंदर भी डेवलप होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्रता जैसे मूल्य बच्चों में विकसित करना होना चाहिए। जब बच्चों को ये सारी वैल्यूज़ हम सिखाएंगे तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी आएगी, इंक्लूसिविटी इंक्रीज होगी और एक सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आएगा। इन मूल्य से क्या होगा, शिक्षा जो है समाज में स्थिरता बनी रहेगी, समावेशिता बढ़ेगी और सकारात्मक परिवर्तन आएगा समाज में। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिलीफ एंड नॉलेज विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल यूज, यानी कि दो उदाहरण के माध्यम से हमने जो है विश्वास और ज्ञान के बीच में डिफरेंस बताने, अंतर बताने। इसी का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है कि एक टीचर होने के नाते आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि क्लासरूम में एक बच्चे की रियलिटी को एड्रेस किया जा सके। एक शिक्षक के रूप में आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा प्रत्येक बच्चे की वास्तविकता संबोधित करती है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम ये कह सकते हैं एजुकेशन का काम ये नहीं होता कि वो बच्चे को सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड कर दे, बल्कि एजुकेशन का काम ये होता है वो बच्चे में थिंकिंग, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता और एक्सपीरियंस बच्चे के अंदर लेके आए। तो प्रस्तावना हम ये कहेंगे शिक्षा केवल ज्ञान का संचय नहीं होता है, बल्कि बच्चों में विचार, समझ और अनुभव विकसित करने का माध्यम है। और इसी के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नॉलेज और बिलीफ के बीच में क्या डिफरेंस है, वो देखते हैं हम लोग। तो इसी के संदर्भ में हमने विश्वास और ज्ञान को समझना महत्वपूर्ण है। और एक टीचर होने के नाते आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि क्लासरूम में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से हर बच्चा जो है अपने अपने बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन प्रोवाइड हो, ठीक है। उसकी जो रियलिटी है, उसका जो एक्सपीरियंस, उसकी जो एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हर बच्चे का एजुकेशन प्रोवाइड हो। एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको क्लास में क्रिएट करना है। तो शिक्षा के रूप में यह जानना आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चे की वास्तविकता, अनुभव और क्षमता के अनुसार सीखने का वातावरण तैयार किया जा सके।
तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि बिलीफ और नॉलेज में क्या अंतर है। बिलीफ बच्चों वो होता है जो किसी फैक्ट पर बेस्ड नहीं होता है, कोई उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी खुद की फीलिंग और होप पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि बिलीफ इज बेस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग और होप रेदर देन एक्सपीरियंस एविडेंस रिगार्डिंग अ फैक्ट और इवेंट। इसका कोई फैक्ट या इवेंट नहीं होता, बल्कि ये हमारा खुद की उम्मीद होती है, खुद का हमारे फीलिंग होता है। अब जैसे कि एक बच्चा सोचता है कि मेरे को मैं मैथ्स में अच्छा कर ही नहीं सकता, और वहीं दूसरा बच्चा मानता है कि मैथ्स में अच्छा मार्क्स लाने के लिए हमें जो है टीचर को इम्प्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रस्ताव कि हम देख रहे हैं ज्ञान और विश्वास में क्या अंतर है। विश्वास क्या है, वो हमारा खुद का बिलीफ है। विश्वास किसी तथ्य या घटना पर अनुभव या प्रमाण की वजह व्यक्तिगत की भावना और आशा पर आधारित है। जैसे कि एक बच्चा सोचता है कि मैं गणित में अच्छा कर ही नहीं सकता, और वहीं दूसरा बच्चा मानता है कि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें शिक्षक की तारीफ करनी होगी। वहीं दूसरी और नॉलेज जो होती है वो टोटली ट्रुथ, एक्सपीरियंस और एविडेंस पर बेस्ड होती है। यानी कि अगर मैं आपको कोई चीज़ बता रही हूँ कि हाँ ये ऐसे है, तो उसका मेरे पास प्रूफ भी होगा, उसका मेरे पास एविडेंस भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा, ट्रुथ भी होगी वो बात, ठीक है। तो ये चीज़ नॉलेज है। ज्ञान क्या है, ज्ञान वह है जो सत्य है, अनुभव है और प्रमाण के आधार पर प्राप्त किया जाता है। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल 1 है कि एक बच्चे ने 95% मार्क्स स्कोर किए मैथ्स में। कैसे स्कोर किए, अब हमारे पास इसका एविडेंस है, इसका प्रूफ क्या है कि उसने प्रैक्टिस किया, अलग अलग रूल्स को समझा, तब उसने 95 मार्क्स स्कोर की। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है कि हमने जो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और डाटा के बेस पे ये बात ट्रूथ निकाली कि जो सूरज है वो ईस्ट से उगता है और वेस्ट में छिप जाता है। तो इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण पहला क्या है, बच्चे ने अभ्यास और गणित के नियमों को समझकर 95 अंक प्राप्त किए। दूसरा इसका एग्जाम्पल है वैज्ञानिक प्रयोग और आंकड़ों के आधार पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, छिप जाता है। अब हम देखते हैं कि क्लासरूम का हम ऐसा इन्वायरमेंट कैसे एड्रेस करें जिसकी वजह से हर बच्चे का हम इंटरेस्ट, हर बच्चे का जो भी एबिलिटी है वो लेकर चल पाएँ। सबसे पहला है हमें हर बच्चे का इंडिविजुअल का असेसमेंट करना चाहिए। एक टीचर होने के नाते हमें ये जो है एनालाइज करना पड़ेगा कि हर बच्चे की क्या एबिलिटी है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या लर्निंग स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग हमें टीचिंग मेथड अडॉप्ट करना होगा। तो हम कह सकते हैं व्यक्तिगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना, यानी कि शिक्षक को जो है प्रत्येक बच्चे की क्षमता, रुचि और सीखने की शैली को समझकर अनुकूल प्रशिक्षण विधि का अपनाना चाहिए। दूसरा है इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड डायलॉग, कि बच्चे को जो है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिसकी वजह से वो क्वेश्चन रेज आउट कर सके, अपने आइडियाज़ शेयर कर सके, ठीक है। ये इसकी वजह से क्या होगा, टीचर को पता लगेगा कि हाँ एक बच्चे की क्या थिंकिंग है, क्या एबिलिटी है, लर्निंग क्या एबिलिटी है उसकी वजह से बच्चे की रियलिटी और एक्सपीरियंस के बारे में टीचर को पता लगेगा। तो दूसरा क्या है, सक्रिय सहभागिता और संवाद। बच्चों को सवाल पूछने और विचार साझा करने का अवसर देना चाहिए, जिससे की वजह से शिक्षक प्रत्येक बच्चे की वास्तविकता और अनुभव से सीखने का प्रक्रिया जोड़ सके। थर्ड क्या है, लचीली और सशिक्षण रणनीति होनी चाहिए। समूह कार्य, प्रोजेक्ट और अनुभव आधारित शिक्षा के माध्यम से विभिन्न स्तरों के बच्चों को सीखने का अवसर मिलता है। यानी कि बच्चे को जब हम ग्रुप वर्क या प्रोजेक्ट्स या प्रैक्टिकल वर्क प्रोवाइड करते हैं तो बच्चा अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग सीख पाता है, ठीक है। तो कंक्लूजन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि मेन अंतर हमने ये देखा, विश्वास और ज्ञान में अंतर यह है कि विश्वास जो है अनुभव और प्रमाण पर आधारित नहीं होता, वहीं ज्ञान जो है वो सत्य और प्रमाण पर आधारित होता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है बिलीफ और नॉलेज में, बिलीफ जो है वो एक्सपीरियंस और एविडेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, उसका कोई फैक्ट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फीलिंग और हमारे होप पर डिपेंड करता है। और वहीं जो नॉलेज होती है वो टोटली ट्रूथ और एविडेंस पर डिपेंड होती है। दूसरा कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि टीचर होने के नाते हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिससे की वजह से हर बच्चा अपनी रियलिटी के अकॉर्डिंग, अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग सीख पाए, ठीक है। तो एक शिक्षक के रूप में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कक्षा के प्रत्येक बच्चे की वास्तविकता और अनुभव को ध्यान रखते हुए टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाएँ। ये जो अप्रोच है इसकी वजह से क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और एक बच्चे के अंदर जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग आती है एजुकेशन से, ठीक है। तो इससे शिक्षा समान अवसर, आत्मविश्वास और वास्तविक समाज प्रदान करती है बच्चे को। अब हम देखते हैं कि कैसे एजुकेशन आज के टाइम पे जो हमें सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है उसको कैसे चैलेंज करती है। तो शिक्षा भारतीय समाज में मौजूदा असमानताओं को कैसे चुनौती देती है वो बताना है। इसी का अल्टरनेटिव क्वेश्चन है कि कैसे एजुकेशन जो है इंडोक्ट्रिनेशन से अलग। अब इंडोक्ट्रिनेशन के कॉन्सेप्ट को हम आगे देखेंगे, एग्जाम्पल देके हमें बताना है। तो शिक्षा मतारोपण से कैसे अलग है वो बताना है उदाहरण के साथ। इंट्रोडक्शन में हम कहेंगे आज की इंडियन सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती है। इनइक्वालिटी होती है कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, जेंडर के ऊपर, इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर। आज भी जो है हमें असमानताएं देखने को मिलती हैं।
और हम ये कहेंगे कि हाँ, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करे। एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, जस्टिस और सोशल रिफॉर्म किए जाते हैं। तो शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं है, बल्कि समान में समान अवसर प्रोवाइड करना, न्याय और सामाजिक सुधार करने का एक उपकरण है। क्योंकि एजुकेशन का पर्पस ये नहीं होता है कि वो बच्चे को इन्फॉर्मेशन दे दे। उसका पर्पस ये होता है बच्चे में सोचने की क्षमता को डेवलप करे, इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता उसके अंदर लेके आए, सोशल अवेयरनेस उसके अंदर डेवलप करे। ये होता है एजुकेशन का पर्पस। तो शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं होता, बच्चे की सोच को क्षमता देना होता है, स्वतंत्रता की क्षमता देना होता है और सामाजिक चेतना विकसित करना होता है। अब हम देखेंगे एजुकेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी को, यानी कि शिक्षा और सामाजिक असमानता के बारे में। स्कूलों में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, यानी कि जब स्कूल्स में हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो उससे इक्वालिटी प्रमोट होगी। ठीक है, जो बच्चे हैं, गरीब हैं या बैकवर्ड क्लासेस के हैं या कहीं मार्जिनलाइज कम्युनिटी के हैं, तो उनको भी अवसर मिलेगा पढ़ने का। तो समान अवसर प्रदान करना चाहिए, यानी कि जो शिक्षा गरीब, पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले बच्चों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दिया इन्होंने, फ्री एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है और स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड की जाती है बच्चों को। सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाती है और छात्रवृत्ति योजनाएं होती हैं। दूसरा है सोशल अवेयरनेस एंड जस्टिस, यानी कि एजुकेशन बच्चों में सामाजिक चेतना और न्याय की भावना भी डेवलप करती है। शिक्षा बच्चों में सामाजिक असमानताओं की समझ और संवेदनशीलता को विकसित करती है, जिससे की वजह से बच्चे समझ पाते हैं कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए, ऐसे नागरिक बच्चे बन पाते हैं। ठीक है, दूसरा है एम्पावरमेंट, यानी कि स्पेशली गर्ल्स के हित में और जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स है उसमें जो है एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि उनका भी सशक्तिकरण विशेष रूप में लड़कियों और कमज़ोर वर्गों के को शिक्षा का माध्यम बनना चाहिए। अब इसे एम्पावरमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे इनिशिएटिव लिए जाते हैं और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चलाई जाती हैं, जिससे कि जो मार्जिनलाइज क्लास है लाइक SC ST और OBC वाले बच्चे हैं उनको जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सकें। तो यही है उदाहरण के तौर पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और छात्रवृत्ति योजनाएं। अब हम देखते हैं एजुकेशन और इंडोक्ट्रिनेशन में डिफरेंस क्या है, शिक्षा और मतारोपण में अंतर। एजुकेशन क्या है बच्चों? एज वी नो, एजुकेशन क्या करते हैं, हमारे अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करते हैं। हम क्रिटिकली एनालाइज कर पाते हैं कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे समझना है। डिसीजन मेकिंग की स्किल्स हमें एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमें बताया कि जो सोशल इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो इनइक्वालिटी हो, चाहे पॉवर्टी हो, इन सबको बच्चे से पूछा जाता है, उनका एनालाइज करने को कहा जाता है ताकि हम उनके अलग अलग व्यूज़ को देख सकें। तो उदाहरण के तौर पे बच्चों को अलग अलग दृष्टिकोण से सामाजिक मुद्दों का विश्लेषण करना सिखाया जाता है। और वहीं जो इंडोक्ट्रिनेशन होता है, इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, वो पर्सन को जो पहले से ही उसमें हमारे रूल्स रेगुलेशन उसको एक्सेप्ट करना सिखाती है। ठीक है, तो मतारोपण क्या है? मतारोपण में व्यक्ति को निर्देशित और निश्चित विचारों को स्वीकार करना सिखाया जाता है, यानी कि जो पहले से ही रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, ट्रेडिशन है, उसको एक पर्सन को एक्सेप्ट करना होता है बिना किसी सवाल के। अब जैसे कि एग्जांपल इन्होंने दिया है कि जो हमारी पॉलिटिकल की आइडियोलॉजी होती है, आज के टाइम पे जब हम किसी से भी पूछते हैं कि पॉलिटिक्स में जाना अच्छी बात है कि बुरी बात है, हर कोई कहेगा कि पॉलिटिक्स में जाना बुरी बात है। जबकि पढ़ा लिखा बच्चा तो ये कहेगा पॉलिटिक्स में जाना अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे हम जो है हमारे नेशन को डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, तो इंडोक्ट्रिनेशन क्या है? वो बच्चे को जो है एक प्री गाइडेड, यानी कि जो पहले से ही रूल्स है और आइडियाज़ है उसको एक्सेप्ट करना सिखाती है। ठीक है, चाहे वो हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग हो या हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो। तो मेन तौर पर हम डिफरेंस ये कह सकते हैं, एजुकेशन फोकस करती है लर्निंग पर। लर्निंग कैसी होनी चाहिए? जो रीजनेबल लर्निंग हो, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। बच्चे को पता होनी चाहिए कि हाँ, अगर ये बात आई है तो ये बात कहाँ से आई है, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। लेकिन जो इंडोक्ट्रिनेशन होती है, इसमें कोई वेरिफिकेशन या फिर क्रिटिकल एग्जामिनेशन नहीं होता। जो बात आपको बता दी वो बात आपको एक्सेप्ट करनी रहेगी, डजंट मैटर कि उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये इंडोक्ट्रिनेशन होता है। तो मुख्य रूप से हम अंतर ये कह सकते हैं, शिक्षा में तर्क और अनुभव पर आधारित सीखने पर जोर दिया जाता है। दूसरी ओर जो मतारोपण होता है उसमें कोई सत्यापन या आलोचना की संभावना नहीं होती। अब निष्कर्ष देखते हैं। ठीक है, निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा भारतीय समाज में मौजूदा असमानताओं को चुनौती देती है और समान अवसर, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के सुनिश्चित करती है। एजुकेशन क्या करती है? जो हमारी सोसाइटी में आज के टाइम पे भी हमें इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है उसको चैलेंज करती हैं, क्योंकि एक पढ़ा लिखा बच्चा क्या करेगा? सोशल रिफॉर्म्स करेगा। तो यानी कि जो हमारी सोसाइटी में आज भी हमें इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है, उसके लिए एजुकेशन क्या है? एक चैलेंज है, वही इन सबको मिटा सकती है, क्योंकि एजुकेशन इंश्योर करती है इक्वल अपॉर्चुनिटी को, सोशल जस्टिस को और एम्पावरमेंट को।
एजुकेशन क्या करती है, वो बच्चे के अंदर एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग क्रिएट करती है। बच्चा सोच पाता है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, बिना किसी प्रेशर के, ठीक है। और वहीं दूसरी इंडोक्ट्रिनेशन क्या करती है, वो बस बच्चे को बात बता देती है और उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, यानी कि डायरेक्टली बिलीफ और एक्सेप्टेंस का पे ये चलती है। तो शिक्षा व्यक्ति में स्वतंत्र सोच और आलोचनात्मक क्षमता विकसित करती है, जबकि मतारोपण क्या करती है, केवल निर्देशित विश्वास और स्वीकृरता पैदा करती है। यानी कि जो है जैसा है एक्सेप्ट करो, उसमें आपको कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, ना उसके हिस्ट्री के बारे में आपको जानना। ये इंडोक्ट्रिनेशन बोलती है। इसीलिए हम कह सकते हैं एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक माध्यम है हमें इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए और सोशल रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए शिक्षा को समाज सुधार और समानता के साधन के रूप में देखा जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन विद इन द क्लासरूम, डू यू एग्री विद स्टेटमेंट, गिव रीजन। हमें बताना है कि लोकतंत्र कक्षा के भीतर मजबूत होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, तर्क दीजिए। इसी का अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, हाउ डज कल्चर इन्फ्लुएंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि भारतीय संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य को संस्कृति किस प्रकार से प्रभावित करती है, वो हमने बताना है। तो इंट्रोडक्शन में हम कहेंगे, डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल सिस्टम बट ऑल्सो डेवलप इन सोशल एंड एजुकेशनल बिहेवियर, यानी कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक प्रणाली नहीं है बल्कि यह सामाजिक और शैक्षिक व्यवहार में भी विकसित होती है। जैसे कि हम देखते हैं डेमोक्रेसी क्या है, एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स हमें सोशल में भी देखने को मिलता है और एजुकेशन बिहेवियर में भी देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया और हमारा एक दूसरे को इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना हो गया, मिलजुल कर रहना होगा, ये सारे डेमोक्रेसी में ही तो आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम तक किसी में, तो डेमोक्रेसी हमें हमारी सोसाइटी में भी देखने को मिलती है और एजुकेशन में भी देखने को मिलती है। और इसके लिए क्लासरूम हमारा पहला स्पेस होता है जहाँ पे बच्चे जो हैं इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन और कॉपरेशन को सीखते हैं। तो कक्षा वह प्राथमिक सामाजिक क्षेत्र है जहाँ छात्र समानता, सहभागिता और सहयोग करना सीखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एजुकेशन का एम सिर्फ ये नहीं होता कि वो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, बल्कि एजुकेशन का एम ये होता है कि जो डेमोक्रेटिक बिहेवियर्स होते हैं लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सॉवरेनिटी, इन सबको स्ट्रेंथन करे। किसके थ्रू, कल्चर के थ्रू और सिविक वैल्यूज़ के थ्रू। तो ये कह सकते हैं शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि सांस्कृतिक और नागरिक मूल्यों के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवहार को मजबूत करना होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी का क्लासरूम में होना क्या महत्व रखता है, कक्षा में लोकतंत्र का महत्व देखेंगे। तो पहला इसका पॉइंट है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड पार्टिसिपेशन, यानी कि डेमोक्रेसी क्लासरूम में होना इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि टीचर जो है वो सारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिससे कि सारे बच्चे अपने आइडियाज़ को एनकरेज कर पाएँ इक्वली, ठीक है। पहला क्या है, समान अवसर और सहभागिता, ये बच्चों को सिखाता है। शिक्षक कक्षा में सभी छात्रों को समान अवसर देते हैं जिससे कि सभी बच्चे अपने अलग अलग विचार साझा करने में प्रोत्साहित होते हैं। एग्जाम्पल हो गया क्विज के माध्यम से, ग्रुप डिस्कशन जब होता है, प्रोजेक्ट वर्क जब दिया जाए, ठीक है। तो ये सारे ऐसे मेथड है जिसकी वजह से इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी को प्रमोशन मिलता है, जो कि डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। दूसरा है क्लासरूम में डेमोक्रेसी होने की वजह से डिसीजन मेकिंग हमारी इंक्रीज होती है, क्रिटिकल थिंकिंग हमारी एनहेंस होती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम हमें अगर हमारे सामने आ जाते है तो उस प्रॉब्लम को समझ कर हम उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक रीजनेबल सॉल्यूशन देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। तो डेमोक्रेसी होने की वजह से बच्चे जो है इंडिपेंडेंटली सोच पाते हैं, इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले पाते हैं, एक दूसरे के आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करते हैं कि ठीक है मेरा आइडिया अगर ये है तो तुम्हारा आइडिया ये है, उस पर डीपली डिस्कशन करते हैं। इसकी वजह से बच्चे जो है एक्टिव पार्टिसिपेट करना सीखते हैं और एक रीजनेबल सिटीजन बनते हैं। तो दूसरा हम कह सकते हैं सशक्त निर्णय और आलोचनात्मक सोच। छात्र अपने निर्णय स्वयं लेने और विचारों का सम्मान करना सीखते हैं, इससे कक्षा में सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक तैयार होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जब हमारी क्लासरूम में होगी इसकी वजह से सशक्त निर्णय और आलोचनात्मक सोच इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। छात्र अपने निर्णय स्वयं लेने और विचारों का सम्मान करना सीखते हैं, इससे कक्षा में सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक तैयार होते हैं। थर्ड है टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड पर्सपेक्टिव्स आर गिवन इक्वल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, दिस बिहेवियर फोस्टर डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन सोसाइटी। यानी कि डेमोक्रेसी जब क्लासरूम में होती है तो इसकी वजह से जो हमारा अलग अलग छात्र होते हैं, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग बैकग्राउंड के, उनको जो है समान अवसर प्रदान होता है एजुकेशन का, जिसकी वजह से लोकतांत्रिक मूल्य विकसित होते हैं, ठीक है। यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि ये एससी से बिलोंग करता है तो इसको कम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, ये जनरल से है तो इसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, ऐसा नहीं होता है। अब हम देखेंगे कल्चर और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। भारतीय संदर्भ में संस्कृति और शिक्षा का संबंध। सबसे पहला है हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो इसमें लिखा है कि द मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस एंड मल्टीकल्चरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन।
एजुकेशन सेंसिटाइजेस चिल्ड्रन टू सोसाइटी थ्रू कल्चर वैल्यूज़ ट्रेडिशंस एंड मॉरल टीचिंग। यानी कि हमारी इंडिया जैसे कि उसमें कई सारी बहुभाषीय है, बहुधार्मिक है, बहुसांस्कृतिक है। इसकी वजह से हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि शिक्षा जो है वो बच्चे को सांस्कृतिक मूल्य के बारे में बताती है, परंपराओं के बारे में सिखाती है। नैतिक शिक्षा के माध्यम से समाज में कैसे चलना है, उस समाज के लिए उसके क्या रिलेशंस है, क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सब सिखाती है। सेकंड है हमारा इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी, यानी कि डाइवर्सिटी से हट के जो एजुकेशन का एम होता है ये होता है कि वो सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल राइट्स प्रोवाइड करे एजुकेशन के लिए, ठीक है। और जब हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होंगी तो इसकी वजह से क्या है, इक्वालिटी प्रमोट होगी, डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस आएगा सोसाइटी में। तो समानता और समावेशिता, यानी कि भारतीय संस्कृति में विविधता के बावजूद शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है, सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, अधिकार समान देना। यह लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है। थर्ड है हमारा कल्चरल चेंज एंड सोशल रिफॉर्म्स। एजुकेशन प्रिपेयर्स द न्यू जनरेशन फॉर प्रोग्रेसिव थिंकिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी कि एजुकेशन जब हम बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं तो उसकी वजह से बच्चे जो हैं अच्छी और बुरी की समझ रखते हैं, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें क्या सोल्यूशन लाना चाहिए, बच्चे ऐसी थिंकिंग क्रिएट हो जाती है। ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं एजुकेशन जो है ऐसे बच्चों का निर्माण करती है जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखते हैं। तो शिक्षा नई पीढ़ी को प्रगतिशील सोच और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए तैयार करती है, जैसे कि विमेंस एजुकेशन, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, सोशल इंक्लूजन, ये सारी टॉपिक्स जो है एक बच्चे को डेवलप कर देते हैं। निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या रहेगा हमारा कंक्लूजन के रूप में। तो निष्कर्ष में हम कहेंगे कि हाँ, हम एग्री करते हैं डेमोक्रेसी अगर क्लासरूम में होगी उसकी वजह से क्या है, स्ट्रेंथ होगी। डेमोक्रेसी को जब हम हमारी क्लासरूम में ऐड करेंगे तो इसकी वजह से क्या, डेमोक्रेटिक के जो वैल्यूज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे। कैसे, क्योंकि डेमोक्रेसी होने की वजह से बच्चों को जो है इक्वालिटी के बारे में बताया जाएगा, बच्चे पार्टिसिपेशन के बारे में जानेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग एनहेंस होगी बच्चों के अंदर। तो मैं इस कथन से सहमत हूँ कि लोकतंत्र कक्षा के भीतर मजबूत होता है, क्योंकि कक्षा बच्चों को समानता, सहभागिता और आलोचनात्मक सोच सिखाती है। अगर हम अपने भारतीय संदर्भ में देखें, इंडियन पर्सपेक्टिव्स में हम ये कह सकते हैं एजुकेशन जो है वो हमारे कल्चर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। कैसे इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि वो इक्वालिटी प्रमोट करती है, जस्टिस को प्रमोट करती है और सोशल रिफॉर्म को प्रमोट करती है। तो भारतीय संदर्भ में हम कह सकते हैं शिक्षा जो है, शिक्षा संस्कृति को प्रभावित करती है। कैसे, यह समाज में समानता, न्याय और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देती है। तो एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि क्लासरूम हो चाहे एजुकेशन हो, दोनों ही मिलकर अपना योगदान देते हैं किसके में, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करने में। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जैसे कि हमने देखा इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इन्हांस करती है क्लासरूम एंड एजुकेशन। तो इसलिए कहा जा सकता है कक्षा और शिक्षा दोनों मिलकर व्यक्तिगत और लोकतंत्र के मूल्य का निर्माण करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें हमें शॉर्ट नोट बताना है। फर्स्ट है हमारा टीचिंग डिपेंड्स ऑन लॉजिकल लर्निंग, गिव रीजन। और सेकंड हमारा स्कूल एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसमें जो हमारा सेकंड टॉपिक है कि समाजीकरण के एजेंट के रूप में स्कूल ही हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसको छोड़ के हम ऊपर वाले के बारे में देखेंगे कि शिक्षण डिपेंड्स ऑन लॉजिकल लर्निंग, कि कैसे शिक्षण जो है वो तार्किक रूप से सीखने पर निर्भर करता है। इंट्रोडक्शन में हम ये कहेंगे एजुकेशन का पर्पस ये नहीं होता कि वो बच्चे को सिर्फ नॉलेज, सिर्फ ज्ञान दे दें, बट उसका मेन पर्पस ये होता है कि वो बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस को एनहेंस करे, उसके अंदर रीजनिंग यानी कि रीजनेबल थिंकिंग को एनहेंस करे और अंडरस्टैंडिंग, समझ की क्षमता को बढ़ावा दे। तो शिक्षा का उद्देश्य केवल ये नहीं होता ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि बुद्धि, तर्क और समझ विकसित करना होता है। और इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे स्कूल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे को सोशली और मोरल वैल्यूज़ डेवलप करने में। इसके अलावा स्कूल बच्चों को सामाजिक व्यवहार और नैतिक मूल्य विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला है हमारा टीचिंग डिपेंड्स ऑन लॉजिकल लर्निंग पे क्या कहना है, यानी कि शिक्षण तात्विक रूप से सीखने पर निर्भर करते हैं। कैसे, क्योंकि जो एजुकेशन है वो मेन फोकस रखती है वेरिफिकेशन पर, एनालिसिस पर और रीजनिंग पर। यानी कि एजुकेशन जब भी हमें कोई बात बताती है, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कोई फैक्ट हमें प्रोवाइड करती है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने रीड किया और उसको आप मान लो, नहीं, वो आपको एक ऐसी थिंकिंग प्रोवाइड करती है, आप उसको एनालाइज करो, उसको वेरीफाई करो और उसमें क्रिटिकल थिंकिंग सोचो कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। शिक्षा क्या करती है, शिक्षा में सत्यापन, विश्लेषण और तर्क का महत्व होता है। बच्चे को ऐसी अवसर प्रोवाइड किया जाता है कि वो जो उसको सिखाया जाता है वो उसको समझे, उसको अप्लाई करे, ताकि उससे ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली लर्निंग पे फोकस किया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको पढ़ा दिया तो वो बस याद रखे, बल्कि जो उसको सिखाया है उसको समझे, उसको अपनी लाइफ में यूज़ करे, ऐसी एजुकेशन। तो बच्चों को याद करने के बजाय समझने, प्रयोग करने के अवसर मिलते हैं। जैसे कि मैथ्स में जो हमें सिखाया जाता है उसमें हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो फॉर्मूला आता है, जो मेथड होता है वो समझाया जाता है, ताकि हम जो है कैसे भी हमें क्वेश्चन पुट कर दिया जाए हम उसको सॉल्व कर पाएँ उसी फॉर्मूले से। तो ऐसी एजुकेशन हमें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है।
और जब हमें साइंस लैब में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं जिससे कि हम समझते हैं कि जो प्रिंसिपल है, जो भी फॉर्मूला है, उसके पीछे उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो लॉजिक हमें सिखाया जाता है। तो ऐसी एजुकेशन हमें प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड शॉर्ट नोट है, स्कूल एक जो है एजेंट है सोशलाइजेशन के। सामाजिकरण के लिए एजेंट कौन है? स्कूल के इस रूप में वो हमें बताना है, क्योंकि स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है सोशल वैल्यूज़ के बारे में, रूल्स के बारे में और एथिक्स सिखाए जाते हैं कि अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है। तो स्कूल में बच्चों को सामाजिक मूल्य, नियम और नैतिकता सिखाई जाती है, जिससे कि बच्चे स्कूल में सीखते हैं कॉपरेशन कैसे करना होता है, डिसिप्लिन कैसे होता है, टॉलरेंस की भावना उन्हें सिखाई जाती है। ठीक है, बच्चों को सहयोग, अनुशासन और सहिष्णुता के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि जब भी स्कूल में कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, लाइक फंक्शन हो गया, क्विज हो गया, कोई भी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, तो उसमें बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं कॉपरेशन को, टीम वर्क को, लीडरशिप की फीलिंग्स को। ठीक है, तो स्कूल में समूह गतिविधियों के दौरान बच्चे में क्या आता है? सहयोग और नेतृत्व का अनुभव मिलता है। स्कूल और क्लासरूम दोनों ही बच्चे को सोशली डिसिप्लिन सिखाते हैं और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं। तो पाठशाला के नियम और कक्षा के नियम बच्चों में सामाजिक अनुशासन और जिम्मेदारी विकसित करते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि शिक्षण तर्क और अनुभव पर आधारित होना चाहिए, ताकि बच्चे केवल याद ना करें बल्कि समझें और प्रयोग करें। यानी कि जो भी हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं वो रीजनिंग और एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप खुद करके देखते हो, खुद एक्सपीरियंस करते हो, वो ज़्यादा याद रहती है। ठीक है, यानी कि जो आप मान लो कोई फैक्ट होता है, वो आप उसको याद करते हो, वो इतना याद नहीं रहता, जबकि कोई चीज़ आप पूरे एक्सपीरियंस करते हो, उसको एनालाइज करते हो, अप्लाई करते हो, वो ज़्यादा याद रहता है। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? जो भी आपको टीचिंग्स प्रोवाइड किए होते हैं वो सिर्फ मेमोराइजेशन पे ना फोकस करके आपको एक्सपीरियंस कराए, ऐसी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा है, स्कूल न केवल ज्ञान का स्रोत है बल्कि सामाजिकरण और नैतिक विकास का भी माध्यम है। यानी कि स्कूल्स जो है, ऐसा नहीं कि स्कूल में आपको सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, नहीं, स्कूल जो है एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर आपको सोशलाइजेशन करना भी सिखाते हैं और मॉरल डेवलपमेंट्स भी सिखाते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि शिक्षा और स्कूल बच्चों को बौद्धिक और सामाजिक विकास दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एजुकेशन जो है वो बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी करती है, साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी करती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे सब्जेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन के 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, जिनके एग्जाम में डायरेक्टली आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड आई होप आपने इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा। विदाउट एनी डाउट आपकी सारी प्रिपरेशन जो है स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी। और याद रखो, हमारे लेक्चर फ्री हैं। अगर तुम इसी लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहते हो जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो आपको बस गिवन नंबर पर एक मैसेज करना है, जिससे कि आपके सारे नोट्स सिक्योर हो जाएंगे। और हर वीडियो में होता है गिव अवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो फ्री नोट्स के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम्हें मिलते रहे एग्जाम फोकस्ड अपडेट्स एंड DU सोल्व के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे फोकस्ड, स्टडी स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।